नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब थोड़ी देर में हम अपना आज का कार्यक्रम आरंभ करेंगे और आज का विषय है वार्तालाप। यानी वार्तालाप के अंतर्गत आज हमने यहाँ पर इस मंच पर सादर आमंत्रित किया है प्रतिष्ठित साहित्यकार और पत्रकार डॉक्टर क्षमा शर्मा को। अभी थोड़ी देर में हम डॉक्टर क्षमा शर्मा को अपने मंच के साथ जोड़ेंगे और फिर उनके साथ हम विधिवत रूप से बातचीत शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले आज के जो हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर क्षमा शर्मा, आइए सबसे पहले उनको इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। बहुत कृपया वर्षों मुझे बाद। डॉक्टर साहब ना पुकारें, क्षमा गई नहीं है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये तो खैर परिचय में तो मुझे आपको पूरा सम्मान देना है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कई कई वर्षों बाद क्षमा जी हम यहाँ पर आज खैर कोरोना काल ने तो बहुत कुछ सिखाया हमको कि आपस में मिले बगैर भी किस तरह से संपर्क में रहना चाहिए। तो ये जी मुझे ऑनलाइन वाला सिलसिला जो शुरू हुआ, इससे तो एक बहुत अच्छी बात हुई, सृजनात्मकता बहुत उसमें बहुत प्रगति हुई, उसमें कोई संदेह नहीं है। जी यानी बुद्धिजीवी वर्ग है, एक दूसरे से कट कर नहीं रहा, जुड़े जी रहे और खास जी करके जी ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम है, इसके माध्यम से अब हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि जी हमारे मित्र जानते हैं कि आज की हमारी विशेष अतिथि हैं डॉक्टर क्षमा शर्मा, प्रतिष्ठित साहित्यकार और पत्रकार। और सबसे पहले मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। अभी पिछले दिनों साहित्य अकादमी द्वारा आपको बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। अब वो समारोह होने वाला है। दो शब्द उसके लिए कहिए, बहुत अच्छा लगेगा हमको। आप जैसे सभी मित्रों की शुभकामनाएं। और ठीक है, पुरस्कार मिला, बहुत अच्छा है। नहीं भी मिलता तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि लिखना कभी रुकता नहीं है। आपको तो पता ही है, आपने अभी मुझे पुरानी बातें याद दिलाई, तो मुझे ख्याल आ गया कि आपके पिताजी से भी मैं वहाँ पर कई बार मिली थी, और उन्होंने हमारे लिए एक कहानी भी लिखी थी, जो वहाँ का कबायली कश्मीरी में जो आक्रमण हुआ था उस पे लिखी थी, और उनका साहित्य का अवदान भी काफ़ी था। और आप भी खूब कविताएं वगैरह लिखते थे, और आपका लेखन कार्य। और फिर ये है कि ज़िंदगी की पटरियाँ हमें कहीं कहीं और ले जाती हैं। तो लेकिन अगर आपको याद हो तो कोरोना से पहले भी आपसे मुलाकात मेरी हुई थी। मैं वहीं से जा रही थी, जो वो क्या डायरेक्टरेट नहीं, वो आकाशवाणी के पास जहाँ पहले दूरदर्शन हुआ करता था, वहाँ जी जी। बस स्टॉप पे जा रही थी, तो आपसे मुलाकात हुई थी। तो यदा कदा आपसे मुलाकात होती रही है, और फेसबुक पे तो आपसे मिलना होता ही है। तो ऐसे आपने कहा कि कोरोना काल में बुद्धिजीवियों ने अपने को जिंदा रखा विभिन्न तरीकों से, तो वही है कि फेसबुक पे मिल गए, या कि मैंने एक अपने स्वयं का निर्णय ये लिया था कोरोना में कि मेरे फोन में जितने भी नंबर सेव थे, मैं अपनी तरफ से हर रोज 5 लोगों को फोन करती थी, क्या बात है। क्योंकि मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, वो मुझे याद कर नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो याद करूं। और इस बहाने हमारा एक टूटा हुआ संपर्क जुड़ जाएगा, हम अपने मित्रों का हालचाल पूछ सकेंगे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत एक दूसरे से जुड़ने की थी। जब सड़क पर कोई नहीं है, जब बाजार में कोई नहीं है, जब ट्रेन बंद है, बसें बंद है, सब कुछ बंद है, तो आपका दिमाग बंद नहीं होना चाहिए। और वो दिमाग तभी चल सकता है जब आप लोगों से बातचीत करें, इंटरेक्शन करें। तो वो मैंने एक तरीका निकाला था कि मैं लोगों से बात करती थी। और कई लोग ये कहते थे, कई मित्रों ने कहा कि अरे बहुत अच्छा किया आपने फ़ोन किया, हमें फ़ोन करना चाहिए था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने कर लिया, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है कि कौन किसको फ़ोन कर रहा है। तो इस बहाने एक तरीके से संपर्कों में जीवंतता आई, और हमें एक दूसरे के डर से लड़ने का मौका मिला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा।
कोरोना अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। क्योंकि हमें अकेलेपन की पिक्चर्स रोजी तो बहुत लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, वो साहित्य में, कहानी में, या किसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री में एक अकेला बड़ा बहुत भारी काम करता चलता है, पर हम जानते हैं कि बहुमत या बहुतों के बिना क्या संसार बात में कोई काम नहीं होता है। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पुरानी कहावत है। क्या तो बात इस है, क्या बहाने बात है। आपसे भी मुलाकात इस कार्यक्रम में भी हो रही है, और वैसे भी हमेशा होती रहे, ये मेरी क्षमा जी, इच्छा मैं है। यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ गए। मैं कुछ जी, नाम लेना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। जी। अमेरिका से अन्नदा पाटनी जी जुड़ गई, आपको अच्छा, हाँ नमस्कार जी। कर रही है। नमस्ते, सुधांशु मेरा गुप्त भी जी जुड़ नमस्ते। गए। आशमा अच्छा, हाँ जी। कौल जी है, चंद्रकला सिंह है, और सुधांशु गुप्त जी है, प्रेमवदा पांडे जी, ललिता चतुर्वेदी, और रमेश चंद्र शुक्ल सभी जी। बहुत सारे मित्र जुड़ गए हमारे साथ। सभी को मेरा मैं नमस्कार पहुँचे, सभी को। मैं भी सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत कर रहा और हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत आपको अपने मतलब युवा काल में ले जाऊं। उस समय ज़रूर। जब आपने ये अब डिसाइड कर लिया कि अब आपको जीवन में क्या करना है, तो वास्तव में है कहाँ से आपका जीवन शुरू हुआ, और शिक्षा दीक्षा की क्या पारिवारिक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि क्या रही है आपकी? उम, सच्चाई ये है कि हमारी पीढ़ी में अ, ये पता नहीं होता था कि हमें क्या करना है। हम माता-पिता जो कह देते थे, या घर के बड़े जिस दिशा में ले जाएँ, और वैसे भी लड़कियों की शिक्षा, उच्च शिक्षा के बजाय ये है कि चलो 10वीं पास करा दिया, चिट्ठी-पत्री कर लेगी, अपनी सूचना दे देगी, शादी कर दो। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे दादाजी भी एक मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे, और मेरे पिताजी भी नौकरी में थे, और मेरे बड़े भाई वो बहुत ही उच्च शिक्षित व्यक्ति, और उनका ही ये था कि नहीं, घर की लड़कियों को सिर्फ उच्च शिक्षित ही नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने पाँव पर भी खड़ा होना चाहिए। तो वो इसलिए उन्होंने, मेरी जो बड़ी बहन थी जो मुझसे 12 साल बड़ी थी, वो सिर्फ मेरे हमारे घर कुनबे की ही नहीं, गांव और दूर दराज आसपास सारे इलाकों की पहली लेक्चरर बनी। पोस्ट ग्रेजुएशन किया उन्होंने, और कॉलेज में नौकरी शुरू की थी, मेरी बड़ी बहन ने। तो मैं तो चूंकि घर की सबसे छोटी लड़की थी, लड़की क्या, सबसे भाई बहनों में छोटी ही थी। तो भाई जो थे मुझे अपने साथ यहाँ पर ले आए थे, और मैं उनके साथ रहती थी। उनका साहित्यिक रुझान था, वो देशबंधु कॉलेज में पढ़ाते थे, और एक से एक नई किताब वो हमें लाकर देते थे। लाइब्रेरी में कोई भी नई किताब आएगी तो वो लाते थे, पहले मुझे देते थे कि तुम पढ़ो, फिर वो खुद पढ़ते थे। कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी कि तुम्हें ये नहीं पढ़ना है, तुम्हें वो नहीं पढ़ना है, जैसे कि उन दिनों में लड़कियों पे अक्सर के उपन्यास पढ़ने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं, या फिल्म देखने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं, ऐसा कोई नहीं था बड़े भाई के साथ। और घर में सभी ये जितनी भी उस समय की मशहूर पत्रिकाएं थी, धर्मयोग, साप्ताहिक, सारिका, कल्पना, नवनीत, जो भी उस समय की मशहूर पत्रिकाएं थी, सब आती थी। और मैं उन दिनों धर्मयुग बृहस्पतिवार को सुबह आता था, तो मैं उसको सबसे पहले उठ जाती थी घर में, जिससे कि उसको पढ़ के खत्म करके रख सकूं। तो ऐसे घर का माहौल थोड़ा साहित्यिक था, और उस वजह से मुझे उस तरफ दिलचस्पी हुई। प्रेमचंद, शरद चंद्र, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, और तमाम जितने भी बड़े लेखक थे उस समय, शिवानी, उस समय मैंने पढ़े। और हालांकि बहुत सी चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन भाई साहब कोशिश करते थे कि वो मुझे उन्हें समझाएं। और इस तरह हिंदी साहित्य की पढ़ाई भी की, और 18 साल की रही होंगी कि गांव में फर्श पे लेटी थी, छुट्टियों में गांव चले जाते थे, तो फर्श पर लेटी थी तो एक खबर सुनी कि ये 1975 की बात है, कि ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। हम्म। तो पता नहीं क्या दिमाग में आया कि एक पुराने रजिस्टर से कुछ पन्ने फाड़े, और उन दिनों स्याही के पेन होते थे, बॉल पॉइंट का इतना जमाना नहीं था, जी जी तो जी। उससे एक लेख लिखा। वो घर में आए, अखबार पुराना ढूंढा, अमर उजाला मिल गया,
उसमें भेज दिया, उसको पता ढूंढ के और लिफाफे पे लिख के पोस्ट कर दिया। तो 3-4 दिन बाद मेरे बड़े जो बहनोई थे वो घर आए, उन्होंने कहा कि तुमने कोई लेख लिखा था? तो मैंने कहा हाँ। कह रहे वाह, तुम तो लेखिका बन गई, देखो छपा है। क्या बात है। और वो मैं आज भी सोचती हूँ तो वो मेरे लिए कल्पना करना मुश्किल है कि एक अनजान लड़की का कोई लेख किसी अखबार के एडिट पेज पे छप सकता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो एक मैं, और उसके 10 रुपए भी मुझे मिले थे पारिश्रमिक, बतौर पारिश्रमिक। और मैं, आज के बच्चों को तो शायद समझ में भी नहीं आएगा कि उस 10 रुपए का महत्व क्या था। सही बात है, बिल्कुल। 10 रुपए में पूरा हम्म, महीना शायद कट जाता। पूरा महीना, जब 25 पैसे की कोई बहुत अच्छी चीज मिल सकती थी, आइसक्रीम मिल सकती थी, मिठाई मिल सकती थी, जलेबियां मिल सकती थी, आप कहीं आ जा सकते थे, क्योंकि दिल्ली शहर में ही 10 नए पैसे टिकट था बस का। तो वो वहां से कुछ ये शुरू हुआ। फिर देशबंधु कॉलेज में ही एक डॉक्टर राजकुमारी प्रसाद थी, जो आपके रेडियो की ए ग्रेड आर्टिस्ट थी, नाटक जी करती बिल्कुल थी। बिल्कुल, जी जी। तो वो वहां पर मैं नाटकों में भाग लेती थी। भाई साहब चाहते थे कि मैं खूब नाटकों में भी भाग लूं और खूब डिबेट्स में भी भाग लूं और सब कुछ करूं जो मेरा मन करता है। तो वो मैं उसमें भाग लेती थी। तो मिसेस प्रसाद को बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा मेरे भाई से कि रामस्वरूप, तुम इसे मेरे साथ रेडियो भेज दो। ये 1976 की बात है। ओह। तो हाँ, तो मिसेस प्रसाद एक दिन मुझे अपनी कार में बिठा के रेडियो लेकर गई और वहाँ युववाणी में मेरा परिचय करा दिया। आपको याद होगा कि युववाणी में मुझे ये ध्यान नहीं है कि वो कार्यक्रम क्या किया था मैंने, शायद कोई एक छोटी सी टॉक लिखी थी या कुछ ऐसा था। तो फिर उसके 15 रुपए का चेक मिला। तो अभी तो मैं आपको 10 रुपए का ही हिसाब दे रही थी, हम्म 15 रुपए तो सोचिए। और फिर ये भी था कि कोई अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जाके एनकैश करा लो। तो पहली वहां से पहली ये सुविधा, ये व्यवस्था थी, पहली सुविधा थी बच्चों क्या। को, हाँ, जो जी यंगस्टर्स थे जिनका कोई जी अकाउंट जी नहीं होता, जो पढ़ते ही है, तो जी वहां जी। से 15 रुपए मिल गए। तो कहने ही क्या, क्या बात लगा है। कि भाई वाह, 15 रुपए बहुत बड़ी बात थे। और 15 रुपए में दिल्ली शहर में आप खूब, 1 रुपया भी रोज खर्च नहीं होता था, खूब खाएं पिए, चाय पिए, बसों में जाएं, तो भी 1 रुपया नहीं खर्च होता था। तो इस तरह से और मेरे मन में ये बात भी थी, क्योंकि भाई साहब का जोर था कि पढ़ना लिखना ही काफी नहीं, आत्मनिर्भरता भी लड़कियों की जरूरी है। तो मुझे लगता था मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं 15 साल की थी तो पिताजी का देहांत हो गया था। तो एक मन में ये भावना थी कि मुझे, मतलब, जैसे अपने बूते ही कुछ करना है। भाई लोग बहुत अच्छे थे, तीनों भाई, लेकिन मन में ये था कि नहीं, अपना ही पैसा कमाना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे ये हुआ कि अखबारों के दफ्तर में जाने लगी, पढ़ती भी थी। और फिर नवभारत टाइम्स ने कुछ लिखने का असाइनमेंट दिया, हिंदुस्तान ने दिया, उन दिनों समाज कल्याण पत्रिका निकलती थी, उन्होंने दिया, ये आजकल पब्लिकेशन डिवीजन की जो मैगजीन्स थी उन्होंने दिए। तो धीरे धीरे जब तक मैंने एमए तक पहुंची, तब तक मैं काफी कुछ लिखने लगी। जो भी असाइनमेंट्स दिए जाते थे उनको लिखने लगी। हालांकि उसमें बड़ी मेहनत लगती थी और कई बार डर भी लगता था। कई बार संपादकों को पसंद भी नहीं आता था, बुरा लगता था। लेकिन आज सोचती हूँ कि वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, कि एक बार का लेख आपका पसंद नहीं आएगा, आपको दोबारा लिखना होगा, आपको दोबारा रिसर्च करनी होगी। लाइब्रेरीज थी उन दिनों, ऐसा तो था नहीं कि नेट सर्च किया और आपको जानकारी मिल गई। कहीं लाइब्रेरी में ही जाना पड़ेगा, उसकी मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। तो आप सिर्फ आर्टिकल ही ठीक नहीं करेंगे, आप वहाँ लाइब्रेरी को देखेंगे भी, उसमें तमाम तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी भी, आप पढ़ने के लिए भी आकर्षित होंगे उस तरह। तो इस तरह ये शुरू हुआ। फिर नहीं, जब मैं एमए, फिर कैसे आपने डिसाइड किया कि आप पत्रकारिता में, हाँ आपने वही डिप्लोमा भी किया है, फिर हाँ मैं आपने हाँ डॉक्टरेट भी पत्रकारिता में, हाँ विषय क्या था हाँ उसके बारे में बताएं। हाँ जी। जी, मैं वही बता रही हूँ कि फिर दिसंबर 76 की बात है कि नंदन ने ये हिंदुस्तान टाइम्स ने नंदन पत्रिका के लिए ट्रेनी जर्नलिस्ट का विज्ञापन दिया। तो मैंने उसमें अप्लाई किया। हालांकि ना किसी से जान पहचान थी, ना कोई पत्रकारिता का अनुभव था, कुछ नहीं था।
हाँ, बस यही था कि अखबारों में लिखने और उसकी वो थी रेडियो के कुछ प्रोग्राम्स करने का। तो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मुझे लग रहा था कि मेरा तो होना नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। फ्रैंकली कुछ नहीं आता था। ना प्रूफ रीडिंग आती थी, ना कुछ भी नहीं, ना प्रोडक्शन का कोई काम जो पत्रिका में हो सकता था या अखबार में हो सकता था। तो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो उस इंटरव्यू बोर्ड में जो नंदन के एडिटर थे, मेरे मतलब बहुत आदरणीय जयप्रकाश भारती जी थे, और चंदत इंदू जी थे जो असिस्टेंट एडिटर थे, और हिंदुस्तान टाइम्स के जो उस समय उप महाप्रबंधक थे गौरीशंकर राजहंस जी, वो थे। तो और बातें हुई, कुछ थोड़े बहुत सवाल वो लोग कर रहे थे भारती जी और इंदू जी की। उन्होंने राजहंस जी ने पूछा कि वो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो मैंने कहा सर पिताजी नहीं है। तो उनको ऐसे लगा कि उन्होंने एकदम कहा ओ आई एम सो सॉरी, और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उन्होंने इस बात को समझा कि एक लड़की के पिता न होने का उसको क्या दुख हो सकता है, या उसे किसी नौकरी की क्यों जरूरत होगी। क्योंकि मैं एमए फाइनल ही कर रही थी, तो पढ़ते पढ़ते एक लड़की नौकरी करना चाहती है तो शायद उसकी जरूरत इस नौकरी की उसे बहुत होगी। तो उन्हें बहुत वो लगा, और वो थोड़ी देर तक बिल्कुल खामोश ही हो गए। और फिर उन्होंने और दो चार बातें की, पर्सनल बातें की, कहाँ रहती हो, क्या क्या किसके साथ रहती हो वगैरह। फिर कहा जाओ। उसके बाद 4-5 दिन बाद वहां से खबर आई, और वो खबर शुभा जी जो मुझे बहुत मानती थी, शुभा वर्मा जी, जो उन्होंने ला के दी कि तेरा वहाँ पे हो गया है। तो इस तरह मैं वहाँ पे आई, और मेरा एमए का रिजल्ट भी बाद में आया था। एमए का मैंने वहीं पर एग्जाम दिए थे। भारती जी बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे, मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था और अप्रैल में मेरे एग्जाम थे। तो क्या किया जाए, छुट्टियां तो थी नहीं ना, एकदम नई नौकरी थी। तो भारती जी ने मुझे अलाउ किया कि ठीक है तुम एग्जाम देख। मतलब उन लोगों में कितनी इंसानियत थी, मैं सोचती हूँ। उनको लग, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स में उन दिनों लड़कियां थी ही नहीं, बहुत गिनी चुनी, मुश्किल से 5-7 पूरे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लड़कियां थी। तो और उस समय लोगों का बहुत अधिकांश जर्नलिस्ट जो वहाँ पे थे सीनियर, वो आर्य समाजी ट्रेडिशन के थे। और आर्य समाज की एक ये बात है कि स्त्री शिक्षा और स्त्री की आत्मनिर्भरता। तो वो उनको लगता था कि नहीं, एक लड़की आई है तो उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो भारती जी जी ने मुझे कहा कि ठीक है तुम एग्जाम ऑफिस मत आओ, तुम आधे दिन के लिए आ जाना। तो इस प्रकार मैंने इम्तहान दिए एमए के, और संयोग से बहुत अच्छे मेरे मार्क्स उसमें आए एमए में। तो भारती जी बहुत खुश हुए कि एक ना। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इसी में रहना है, क्योंकि उन दिनों आज की तरह नौकरियां बहुत ज़्यादा नहीं थी। नौकरियों का चुनाव आप नहीं कर सकते थे, नौकरियां थी ही नहीं। लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पत्र इसमें जा सकती थी, टीचिंग में जा सकती थी, नर्स बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, बैंक में जा सकती थी, रेडियो में जा सकती होंगी। लेकिन छोटे शहरों में तो ये सब रेडियो वगैरह की सुविधाएं उन दिनों नहीं थी। तो जी जी। नौकरी की सुविधा इतनी थी नहीं। तो अब नौकरी जब यहाँ कर ली है तो इसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं। तो उस वजह से मैंने फिर पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और फिर बाद में जामिया से पीएचडी की बाद में। तो तो विषय इस क्या लिया तरह था पीएचडी का आपने? वही व्यावसायिक पत्रकारिता का साहित्य के विकास में योगदान जी जी ये जी था। जी। तो और गाइड कौन थे आपके विषय रमन जी? मेरे पहले असगर जी गाइड थे, लेकिन असगर जी बाहर चले गए थे, हंगरी चले गए थे। तो फिर अशोक चक्रधर जी गाइड बने थे मेरे। और वो मुझे काफी समय लगा क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। ये और लगभग 4 साल तो लगे होंगे आपको नहीं, पीएचडी? ज्यादा समय लगा। मैं एक समय में मैंने छोड़ दिया था कि मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा इसी दौर में मेरा विवाह हो गया था, और मेरे बच्चे छोटे थे। तो पीएचडी करना एक भारी काम सा लगता था। लेकिन फिर मुझे काफी समझाया उन्होंने, अशोक जी ने समझाया कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है, तुमने आधा काम भी किया हुआ है, तो तुम इसे पूरा कर दो। तो फिर मैंने लंबी छुट्टियां ले लेके, 15-15 दिन की छुट्टियां ले लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी में, हिंदुस्तान टाइम्स की लाइब्रेरी, साहित्य अकेडमी लाइब्रेरी, वहाँ सब जाके फिर इसको पूरा किया। और
पीएचडी पे हूँ। तो आपको ये नहीं लगा कि आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको अध्यापन का कार्य करना चाहिए, प्राध्यापक के रूप में आपको आना चाहिए? आप कह सकते हैं कि मेरे परिवार में, मैंने जैसे आपको बताया, मेरी बड़ी बहन लेक्चरर थी, मेरे बड़े भाई कॉलेज में पढ़ाते थे, मेरे दूसरे भाई भी कॉलेज में थे, मेरी दूसरी बहन एक स्कूल में थी, मेरे पति कॉलेज में पढ़ाते थे, मेरे बड़े बहनोई कॉलेज। तो एक तरीके से पूरी फैमिली यूनिवर्सिटी टीचिंग में थी। तो मुझे लगता था कि इन लोगों के पास बहुत समय होता है और ये लोग बहस बहुत करते हैं, ऐसा लगता है। हर बात पे पॉलिटिकल चीजों पर, इस पे उस साहित्य पर, इस पे उस पे, देश की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अंतरराष्ट्रीय स्थितियां वगैरह। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि नहीं, टीचिंग में नहीं जाना। हालांकि आज मैं इस बारे में सोचती हूँ तो लगता है मेरा निर्णय सही नहीं था। मुझे टीचिंग में जाना चाहिए था, क्योंकि बच्चों के साथ इंटरेक्शन के अपने आनंद होते हैं। लेकिन बस शायद मेरे उसमें ये था, डेस्टिनी जिसको कहते हैं, कि मुझे पत्रकारिता में ही रहना है। तो आप उन दिनों मुझे याद है कि जब मैं 1983 में यहाँ दिल्ली आया आकाशवाणी में, तो जी, आप अक्सर हमारे यहाँ आती थी और हमारे जी, आप यहाँ एक प्रमुख वार्ताकार के रूप में आपको आमंत्रित जी, किया जी, जाता था। जी, तो उन दिनों आपका आकाशवाणी में भी आना हुआ यहाँ पर, वो थोड़ा सा याद करिए उन बहुत। दिनों को। जी, बहुत। 1976 मैंने बताया, मैं युवावाणी में गई थी और उसके बाद अलग-अलग सेक्शंस में मैं जाने लगी। आपके ईएसडी के लिए मैंने बहुत सारे बच्चों के नाटक लिखे। निर्मला जी जब थी, तो निर्मला जोशी दादाजी जी। की, हाँ, निर्मला जी, तो दादाजी की चिट्ठी नाम से एक वो था आपका, सीरीज चलती थी, वो लिखी। और ईएसडी और दिल्ली जो ए था, या कौन से वो सेक्शंस थे जिसमें वार्ताएं होती थी, जिसमें कहानियां पढ़ी जाती थी, ये तमाम मैंने बहुत सारे आपके जितने भी सेक्शंस थे सभी के लिए काम किया है मैंने। तो अच्छा, आपका तो विशेष बाल लेखन पर केंद्रित रहा है जो आपका लेखन है। तो कैसे आपने उस दिशा को पकड़ा है आपने बाल लेखन में? बाकी तो आपकी कहानियां, उपन्यास वगैरह है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक तो ये आप कह सकते हैं कि ये नौकरी की भी मजबूरी थी कि मुझे बच्चों के लिए लिखना था। उससे पहले मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में काफ़ी बच्चों की कहानियाँ वगैरह लिखी थी, और हिंदुस्तान में भी, और शायद बाल भारती में भी कुछ कहानियाँ छपी थी। तो वो, लेकिन जो मेरे अपने मन का पसंद का वो था, वो बड़ों के लिए कहानी लिखना था। तो 1976 में मेरी बड़ों के लिए कहानी अनिमा में छपी थी। जयपुर से शरद देवराज जी निकालते थे। फिर बहुत छोटी-छोटी पत्रिकाओं में, चित्रेतना में और इसमें उसमें बड़ों के लिए कहानियाँ छपी। और 1989 में सारिका के नवलेखन विशेषांक में ये कहानी छपी थी, काला जी जी कानून। जी। तो मैं ये तो बड़ों के लिए साथ-साथ लिखती रही हूँ, और बच्चों के लिए, चूँकि मैं एक पत्रिका में थी, बच्चों के लिए काम करती थी, उसके लिए बच्चों के लिए लिखना क्यों ज़रूरी है और कहानी कैसे लिखनी चाहिए, इसके लिए मेरे जो सहयोगी थे, जैसे देवेंद्र कुमार जी थे, या रत्न प्रकाश शील जी थे, या कि भारती जी थे, उन्होंने बहुत मुझे लिखना सिखाया। और उन सबका योगदान है मुझे बच्चों के लिए लिखना सिखाने में। जैसे भारती जी की खासियत थी कि छोटे सेंटेंसेस लिखने, बच्चों के लिखने के लिए गरिष्ठ भाषा नहीं चाहिए, उनको ऐसी भाषा चाहिए जो सही उनको सही अर्थ को समझा सके। और एक उनका ये था कि बच्चों के लिए उन दिनों, और आज भी मैं बहुत सी किताबों में देखती हूँ कि कहानी का मॉरल क्या है, कहानी के अंत में, बच्चों तुमने इस कहानी से क्या सीखा, या इस कहानी का संदेश। तो वो भारती जी इसके सख्त विरुद्ध थे। वो कहते थे ये क्या बात हुई, अलग से आप संदेश दे रहे हैं। आप जो है कहानी के अंदर, अगर आपको कोई संदेश देना है तो आपकी कहानी ऐसी हो कि उसके कथ्य में ही ये चीज छिपी हो, न कि आपको अलग से बताना पड़े। तो आपको कहानी लिखने का फायदा क्या हुआ?
कि आपने कहानी लिखी और आपको संदेश अलग से बताना पड़ रहा है। तो भारती जी का ये था, शील जी का बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे शील जी, और कहानियां भी। और देवेंद्र जी तो ये था कि उनका चुटकियों में वो कहानी डेवलप कर देते थे। क्या तो बात। उनके साथ मैंने ये सीखा कि कोई एक बादल उड़ा जा रहा है तो हम लोग बैठ जाते थे, तो उस पे कहानी हो जाती थी। कोई चिड़िया खिड़की पर आके बैठ गई तो मैं और वो मिल के कहानी बुनते थे उसकी। तो उनसे कैसे किसी भी विषय पर, किसी भी दी हुई चीज पर, कोई भी चीज जो आपने देखी, ऑब्जर्व की, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कुछ दिखा, आपने किसी पेड़ को देखा, कोई नदी बहती हुई देखी, कोई गेहूं की बालियों को लहलहाते देखा, तो उस पर कैसे कहानी आप लिख सकते हैं, ये मैंने देवेंद्र जी से सीखा। और वहां से एक तरीके से लिखने की धारा नहीं, शुरू हो गई। आपको उस समय ये आवश्यकता महसूस हुई कि बाल लेखन के लिए, बाल साहित्य लेखन के लिए बच्चों का जो मनोविज्ञान है, उसको रीड करना, उसको जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जैसे ये बच्चों का मनोविज्ञान अलग से जानने की तो कोई ऐसे, जैसे कोई जिसको के कोई क्लास ज्वाइन करनी है, ऐसा तो नहीं है। आपके आसपास बच्चे हैं, आपके वातावरण में बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं बच्चे हैं, बस में जा रहे हैं बच्चे हैं, सड़क पर बच्चे हैं, तो आप हमेशा ही उन्हें ऑब्जर्व करते रहते हैं। और बच्चों की हर गतिविधि उनके मनोविज्ञान से ही जुड़ी होती है। वो नाराज हो रहे हैं तो जरूर उन्हें गुस्सा आया होगा, किसी बात पर चिढ़ पैदा हुई होगी। वो हंस रहे हैं तो कोई खुशी मिली होगी, या उन्होंने कोई ऐसी चीज देखी होगी जो उन्हें हंसा सके। वो कोई चीज मांग रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने अपने दोस्त के पास उस चीज को देखा, या दुकान में देखा, या टीवी के विज्ञापन में देखा। तो जो बच्चों की जितनी भी गतिविधियां हैं वो उनके मनोविज्ञान से ही जुड़ी होती हैं, और उसको खोजने कहीं अलग से नहीं जाना पड़ता। तो वो बच्चे तो बहुत बड़े शिक्षक होते हैं इनफैक्ट, मुझे लगता है। मैं जब भी कभी स्टोरी टेलिंग सेशंस में जाती हूँ तो मैं बच्चों से यही कहती हूँ, उनसे कनेक्ट करने के लिए, कि भाई मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे सीखने आई हूँ। सिखाओगे मुझे कुछ? सारे बच्चे कहते हैं हाँ सिखाएंगे, हाँ सिखाएंगे। और वो एकदम, उन्हें जो एक बड़े होने का आतंक है, या कि वो ये है कि बड़ा आएगा तो उसके सामने जी यस सर करके ही बोलना है, या यस मैम करके ही बोलना है, तो आतंक एकदम, जिसको इवेपोरेट होना कहते हैं, वो हो जाता है। और फिर वो आपसे इतने घुल मिल जाते हैं कि कई बार वो सेशन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मैं चंडीगढ़ गई थी, वहाँ बहुत बड़ा हॉल था और मैं बच्चों के साथ कर रही थी, वो बच्चे जाने को ही तैयार नहीं हुए, और वहाँ के डीएम मैसेज भेज रहे हैं कि मैडम टाइम खत्म हो गया, कोई और प्रोग्राम होना है। तो बच्चे, अगर बच्चों से आप कनेक्ट कर लें तो वो बहुत जल्दी आपके दोस्त बन जाते हैं, और वो एक एक तरीके से अपना मन ऐसे खोल के रख देते हैं आपके सामने। तो आप नंदन पत्रिका के साथ बहुत वर्षों तक जुड़ी रही, तो जी। कैसा अनुभव रहा आपका वो? मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि बच्चों के लिए जो लोग लिखते थे, जो आपके पास जो सामग्री आती थी, तो वो आपको लग रहा था कि बच्चों के अनुकूल हुआ करती थी, जो बच्चों को उस पत्रिका में देनी चाहिए? क्या क्या आपको श्रम करना पड़ा उसके लिए? जी, बहुत सारी कहानियाँ आती थी, और हमारे यहाँ टीम वर्क करते थे हम लोग, कि जैसे सबको बाँट दी जाती थी कि 10 कहानियाँ तुम पढ़ो, 10 कहानियाँ तुम पढ़ो, 10 तुम पढ़ लो। और फिर उसमें से जो एक तरीके से छलनियाँ जिसको कहते हैं ना, वो 1, 2, 3, 4 छलनियाँ लगी हुई हैं। तो पहले सब पत्थर-कंकड़ निकल जाएँगे, फिर कुछ और निकल जाएगा, फिर जो छठ के आएगा। तो मान लीजिए महीने में कम से कम 500-600 कहानियाँ तो ज़रूर आती होंगी, जो हम सब पढ़ते थे और उसमें से छाँटते थे, और फिर भारती जी के पास जाके डिस्कस करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि जो कहानियाँ हमें पसंद नहीं आई हैं, तो भारती जी कहते थे ज़रा दिखाओ वो कहानियाँ। तो कई बार उनमें से वो कहते थे नहीं ये कहानी तो अच्छी है, तुमने क्यों इस पे लिख दिया कि ये खराब है। तो आप अपना तर्क देते थे, कई बार वो उससे कन्विंस हो जाते थे, कई बार नहीं भी होते थे। तो ये भी है, हमारी राय कोई सर्वोपरि तो है नहीं। मेरी राय में भी बहुत खोट हो सकता है, मेरी राय भी हो सकता है अच्छी ना हो सकता है मेरे अपने प्रेजुडिस कुछ हो। तो वो बात मुझे अच्छी लगती थी कि टीम वर्क है। और मान लीजिए जो कहानियां मैंने चुनी फिर वो किसी दूसरे साथी के पास चली गई कि अब तुम इन्हें देख लो,
तो वो एक सही उससे और चूंकि नंदन मंथली में मासिक पत्रिका थी और उसमें ज़्यादा कहानियाँ नहीं छपती थी, मुश्किल से 12-14 कहानियाँ छपती होंगी, तो और कहानियों आती बहुत थी। तो उसमें से फिर तो बहुत से लोग नाराज भी होते थे, बहुत से लोग खुश भी होते थे, जिनकी कहानियाँ छप जाती थी वो धन्यवाद का वो भी करते थे, मिलने भी आते थे, बहुत लोग नंदन में आते थे, बच्चे भी आते थे। बल्कि जो ये बच्चे जिनको ये बहादुरी का पुरस्कार मिलता है जनवरी में, तो कई बार वो भी हमारे दफ्तर में आते थे, उन्हें हम लोग इनवाइट करते थे, वो आते थे और बड़े खुश होते थे। कई बार हम भी उनसे मिलने जाते थे आईसीसीडब्ल्यू के ऑफिस में। तो मिसेस गांधी के यहाँ उनका खास प्रोग्राम होता था, तो मैं 3-4 बार उन कार्यक्रमों में भी गई थी और बहुत अच्छा लगता था देख के ये कि मिसेस गांधी किस तरह से बच्चों से मिलती थी। मतलब वो एक अनोखा अनुभव था मेरे लिए क्या देखना कि देश के इतने बड़े पद पर बैठी महिला वो बच्चों के साथ किस तरह से घुल मिल रही है। अफसोस है कि उन दिनों मोबाइल नहीं थे, हालांकि होते तो शायद बाहर रखवा लिए जाते। हालांकि मिसेस गांधी के समय में इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी, एक महिला खड़ी रहती थी, बस वो ऐसे ही झांक के देखा और आपको अंदर जाने देती थी। आज तो शायद 7 महलों को पार करके जाना पड़ेगा। तो वो मिसेस गांधी किस तरह से बच्चों से हिल मिल जाती थी और सारे बच्चे उन्हें अपने ही समझने लगते थे। तो वो तो एक वो क्षण तो बड़प्पन और बहुत ही बहुत ही वो बहुत ही दौर, हाँ वो दौर जी शायद जी आप कह सकते हैं कि वो जी जी दौर बहुत सहजता का दौर था। क्योंकि ये मुझे अभी बात करते ख्याल आया कि जो राहुल गांधी जब बिल्कुल शिशु इतने बड़े थे और प्रियंका गांधी उनके फोटो हमने छापे हैं। क्या बात उनका है। सो तो कहो एक प्रधानमंत्री आपको ये अनुमति दे दे कि जी मेरे बेडरूम में जब बच्चे सो रहे हैं फोटो खींच लो। तो क्या वो बात, उसके फोटो नंदन में छपे हैं। बहुत यादगार पल है, वो क्षण जी है बहुत आप। यादगार है। जी क्या जी। बात। अच्छा, क्षमा जी, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार मित्र श्री सतीश धर जी लिखते हैं, एक थोड़ा सा वो आपसे जानना चाहते हैं कि डिजिटाइजेशन और बाल साहित्य पर आप अपने अनुभव को साझा करें, इस पर वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। आ, इस पे असल में डिजिटल आजकल आपको पता ही है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे फेसबुक यूजर्स हैं। तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ हर ज्ञान की अपनी एक उम्र होती है। अगर उम्र से पहले ज्ञान दिया जाएगा तो वो कई बार काफी विनाशकारी भी हो सकता है हम्म। ना। कि अगर बच्चे के हाथ में कोई ऐसा रिमोट पकड़ा दिया जाए जो बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, बच्चे को तो मालूम नहीं है ना। तो वो कई बार वो, हालांकि ये है कि बच्चों तक रीच हुई है, किंडल पे बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, या बहुत सी चीजें जो माइथोलॉजिकल चीजें बहुत सारी यूट्यूब पर हैं। और मैं यूरोप में देखा था मैंने कि वो बाल हनुमान, बाल गणेश, काली, ये सब बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। ये प्रेमचंद की कहानियाँ, और जितने भी जो भी पेरेंट्स विदेशों में बस गए हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने को देते हैं और उन्हें उपलब्ध भी हैं आसानी से, जो पहले नहीं थी। तो आसानी से उपलब्धता बहुत बच्चों की जिंदगी के लिए एक वरदान है। लेकिन नेट पर यही चीजें तो नहीं है। नेट पर और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक हैं। बहुत सारे अब्यूज, साइबर क्राइम बच्चों के उसमें डिजिटल दुनिया में बच्चों के बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं बच्चों को पता नहीं है और वो उसके जाल में फंस जाते हैं। एक बच्चा 40,000 रुपये बच्चे से किसी ने करवा लिए और फिर वो इस कारण से फांसी लगा के मर गया कि अपने पिता को क्या मुंह दिखाएगा। तो ऐसी चीजें भी हैं। तो वो एक जमाने में हम लोग एक निबंध लिखा करते थे अपने बचपन में ना, कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। एक जमाने में ये निबंध जी, शायद हम में से सबने लिखा होगा। तो प्रायः ये हाँ, आता था हाँ, हमारे समय आता में। था ना। तो वो ही है कि विज्ञान अगर मानवता को बढ़ा रहा है, वो फसलों को बढ़ा रहा है, वो दूध उत्पादन बढ़ा रहा है, वो पानी को साफ करने के तरीके बता रहा है, तो वो वरदान है। लेकिन अगर वो एक ऐसा हाइड्रोजन बम बना रहा है जो करोड़ों को मार दे एक ही बार में, तो वो अभिशाप है।
तो उसी तरह से डिजिटल दुनिया या ये साइबर दुनिया या फेसबुक या इंटरनेट वरदान है, जो हमारी जानकारी को बढ़ाए, जो हमें मतलब एक क्लिक पर है मेरे लिए अमेरिका की लाइब्रेरी या कलकत्ता की लाइब्रेरी या कि बम्बई का कोई जहाँ मैं जा नहीं सकती वहाँ एक क्लिक अवे जिसको कहते हैं। लेकिन एक क्लिक पर और दूसरी चीज़ें भी हैं जो बच्चों के लिए। और कोरोना काल में ये मुसीबतें बहुत पेरेंट्स ने झेली हैं, क्योंकि कहाँ तो वो बच्चों को मोबाइल छूने से भी मना करते थे और कहाँ ऑनलाइन क्लासेस सारी मोबाइल कंप्यूटर पे हो रही थी, और वो कब तक नजर रखते पेरेंट्स, उनको भी तो अपने काम है ना करने के लिए। तो बच्चे क्या देख रहे हैं उन्हें पता नहीं है। तो इसलिए और पोर्न साइट्स के बारे में मैं खास कहना चाहती हूँ कि बच्चे उनको देखते हैं और वो काफी हानिकारक है बच्चों के विकास के लिए। बच्चों को हानिकारक भी बहुत है सारे और चिंताजनक और भी है, बहुत से बहुत चिंताजनक। बहुत सारे क्राइम, बहुत सारे अपराध ऐसी साइट्स को देखकर हो रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक जिज्ञासा है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। वो ये जी है कि अब इतने वर्षों से आप बाल लेखन कर रही हैं, तो पहले तो मैं अपने अपने मित्र भी जुड़ गए हैं, तो आपको पुनः बधाई देता हूँ। आपको इस वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको लग नहीं रहा है धन्यवाद। कि साहित्य अकादमी ने बहुत देर कर दी आपको ये पुरस्कार देने में? एक तो इससे पहले मैं आपने कहा था सुधांशु भी जुड़े हैं, तो सुधांशु ने भी कोरोना काल पे बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं। उनका कहानी संकलन 13वां महीना है, जिसमें इतनी अच्छी कहानियां हैं कि हम उन्हें बार बार पढ़ सकते हैं। कोरोना से जुड़ी हैं बहुत सारी कहानियां। एनीवे, तो ये जो है आप कह रहे हैं कि अकादमी ने देर कर दी। शायद मुझे इस बात का एहसास ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपसे, पुरस्कार मिल जाए बहुत अच्छा है। पुरस्कार मिलना अच्छा ही लगता है सबको, लेकिन नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। मेरा काम लिखना है। किसी को अच्छा लगता है, पुरस्कार दिया, आपका बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे इस योग्य समझा। लेकिन नहीं मिला तो उसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। अच्छा क्षमा जी, ये अब हम बात करेंगे कि आपने आकाशवाणी के लिए नाटक भी लिखे हैं। जी, बच्चों के वो दादाजी की डायरी या दादा बहुत पहले लिखे हैं। दादाजी की बातचीत। मैंने बड़ों के लिए भी आकाशवाणी के लिए नाटक लिखे हैं। बड़ों के और लिए और दूरदर्शन जी, के लिए भी आपका काफी कार्य रहा है। हाँ। जी, जी, मैं काफ़ी प्रोग्राम किए हैं मैंने दूरदर्शन में, और जो एनसीईआरटी की सीआईईटी यूनिट है, उसके लिए बहुत सारे एजुकेशनल ऑडियो कैसेट्स लिखे थे कभी, बहुत पहले। और बल्कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे तब इतना वो नहीं था कि उन चीज़ों को मैं सँभाल के भी रखूँ। तो मेरे पास उनकी कोई कॉपी भी नहीं है। मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने कि इन चीज़ों को सँभाल के भी रखना चाहिए। सिवाय इसके जो अमर उजाला का लेख मैं कह रही थी आपसे, उसकी कॉपी ज़रूर है मेरे पास, जो मेरा पहला लेख था। बाकी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें खो गई हैं। आपके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। जी, जी। तो आपको याद है कि पहला कहानी कौन सी आपने लिखी थी जो आपको लगा हाँ अब मैं एक अच्छी कहानीकार बन सकती हूँ? नहीं, नहीं, मैं अच्छी कहानीकार मैं अभी तक नहीं हूँ। नहीं मुझे नहीं नहीं, अभी भी वो बहुत तो कुछ वो तो सीखना है। वो तो वो तो वो तो वो मैं तो बिल्कुल नहीं वो, कहना चाहती कि मैं अच्छी, मुझे ये लगा कि मैं अच्छी कहानीकार हूँ या अच्छी लेखिका हूँ, क्योंकि जीवन सीखने का नाम है। और मैं हमेशा, अगर मुझे किसी की भी रचना अच्छी लगती है तो मुझे उससे लगता है कि मुझे सीखना चाहिए, मैं इस चीज से ये सीख सकती हूँ। तो नए लेखक लोग, उनकी किताबें मैं बहुत पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा है कि मुझे किताबें नई नई मैं खरीदती भी हूँ और उन्हें पढ़ती हूँ और उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या ऐसी चीज़ है या नया क्या लिखा जा रहा है और क्या ऐसा है जो मैं कुछ कर सकती हूँ ऐसा। तो कुछ लगा वगा मुझे नहीं, बस मुझे लिखना है ये लगा, और लिखने से मैं एक तरीके से मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, ये है। तो वो कुछ भी लिखना है। एक नियम सा बनाया था मैंने, अभी वो थोड़े दिन से टूट गया है, लेकिन है कि मैं 500 वर्ड्स पर डे लिखती हूँ। तो उसमें कुछ भी लिखूँ। तो आजकल तो चूँकि अखबारों के लिए मुझे बहुत लिखना रहता है, तो 500 क्या, उसकी सीमा 3-4 गुनी भी बढ़ जाती है। लेकिन मैं
मैंने एक नियम सालों से ये बना रखा था कि मैं कुछ भी लिखूं, चाहे अपनी डायरी ही लिखूं, तो 500 शब्द में रोज लिखूंगी। तो हाथ से लिखने में ये थोड़ी परेशानी होती थी कि कभी वो खो गया, कभी उसको मैंने संभाल के नहीं रखा, कभी मैंने ऐसी जगह लिख दिया जो मुझे मिला ही नहीं। लेकिन अब कंप्यूटर में ये सुविधा मुझे है कि मैं उसको सेव कर लूँ। तो वो कंप्यूटर ने मुझे सुविधा दी है। कंप्यूटर एक तरीके से बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। आपके कहानी लेखन में, उपन्यास लेखन में स्त्री विमर्श ज्यादा केंद्रित रहा है, उसके बारे में जानना चाहूंगा। फिर उसके बारे में एक दो बातें और हम आपसे उस पर चर्चा करेंगे। पहले किस जी, रूप में आप, स्त्री विमर्श का क्या तात्पर्य है आपकी दृष्टि में? देखिए, हमारे विचार जो है ना हमेशा बदलते रहते हैं। अगर वो बदलेंगे नहीं तो, अगर हम नदी और तालाब से तुलना करें, तो एक विचार जो मेरा 14 साल की उम्र पे था, वो मेरा 64 साल की उम्र पे अगर रहेगा तो स्टैग्नेशन जिसको कहते हैं ना, वो हो जाता है। विचार को भी एक बहती नदी जैसा होना चाहिए कि वक्त के साथ उसमें कुछ अच्छाइयाँ जुड़े और उसकी जो बुराइयां हैं वो कुछ हट जाए। तो 1975 की बात मैंने की थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था, और उस समय में बड़ी एक तरीके से उग्रवादी टाइप की कहना चाहिए मेरे मन में आने लगा कि नहीं, औरतें बहुत सताई जा रही हैं, औरतों को सब सता रहे हैं और औरतों को सताने वाले आदमी लोग होते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सताने वाले की कोई वो नहीं होती है, जाति या धर्म नहीं होता है। इस सारे संसार में दो ही जातियां होती हैं, एक गरीब और एक अमीर, और दो ही धर्म होते हैं, एक गरीब और एक अमीर। तो वो उसका वो मुझे नज़र आया। और जो कहानी शुरू की कहानियों में बहुत ज़्यादा वो आपको गुस्सा नज़र आएगा, और वो सारा जो लेखक है, लेखिका है या नायक है या नायिका है, वो बहुत नाराज़ है। वो हर चीज़ को, जैसे अमिताभ बच्चन की फ़िल्में होती थी ना कि हर चीज़ से आपको बदला लेना है, हर चीज़ का ध्वंस कर देना है। तो उस तरह की चीज़ें वो काला कानून कहानी जो मेरी पहली नवलेखन, सारिका के नवलेखन में छपी थी 1989 में, वो या बहुत सारी कहानियाँ मैंने ऐसी लिखी जिसमें मुझे सिर्फ़ अपना गुस्सा पुरुषों पर निकालना था। लेकिन समय के साथ मुझे लगा कि नहीं, पुरुष भी सताए जाते हैं, पुरुष भी गरीब हैं। हमने कोरोना काल में लाखों लोगों को भागते देखा था, उसमें स्त्री पुरुष दोनों थे। तो मुझे लगता है किसी विमर्श की ताकत ये है कि मान लीजिए मैं स्त्री की बात कर रही तो मेरे मुझे पुरुषों का भी साथ मिले। और पुरुषों का साथ कब मिल सकता है मुझे, जब मैं उनके दुखों को भी देखने की कोशिश करूं, जब मैं उनकी परेशानियों को भी जानने की कोशिश करूं। आज अपने देश में 96,000 पुरुष हर साल आत्महत्या करते हैं, यह एनसीआरबी का डेटा है। तो भाई कोई तो वजह है क्यों करते हैं, कोई यूं ही तो जान नहीं देता है। और ये महिलाओं से 6% ज्यादा भी हैं। तो मुझे लगता है कि स्त्रियों की जो तकलीफें हैं, पुरुष उनके बारे में सोचें, और औरतों को भी पुरुषों की तकलीफों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं। एज ए राइटर, मैं एक ऐसी दुनिया नहीं चाहती जहाँ स्त्रियों का ही शासन होगा। मातृ सत्ता की बात हम करते जरूर हैं, लेकिन सत्ता की बात अगर हम करें तो चाहे वो पुरुषों की हो चाहे वो स्त्रियों की हो, सत्ता का चरित्र निरंकुश होना है। सत्ता डंडे के जोर से ही चलती है। मान लीजिए मातृ सत्ता भी आ गई तो क्या सेना नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं होंगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। सत्ता अपने तंत्र से चलती है, और तंत्र हमेशा निरंकुश होता है। जो सत्ताएं भी डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट होने की बात करती थी, उनकी निरंकुशता भी हमें मालूम ही है ना। तो इसलिए हमें ऐसा समाज चाहिए जहाँ सब चैन से रह सकें, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो। हम अपने पानी को बर्बाद ना करें। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम क्यों करें। मैं अपने पानी को ही बचा लूं, मैं पॉल्यूशन को ही कम कर दूं, मैं अपनी फसलों को बचा सकूं, मैं पेस्टिसाइड से मुक्त कर दूं। श्रीलंका ने पेस्टिसाइड से मुक्त करने की कोशिश की, ऑर्गेनिक खेती की, क्या हुआ उनका? क्यों? क्योंकि वो धरती इतनी बेकार हो चुकी है कि उन्होंने कोशिश की, वहाँ कुछ फसल ही नहीं हुई। तो इसलिए बड़े बड़ी चीजों की सोचने के मुकाबले छोटी
चीजें जो हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। पानी का हमने क्या किया है, नदियों को क्या कर दिया। आज से कितने साल पहले यमुना की सफाई के लिए 100 योजनाएं बन चुकी थी, लेकिन यमुना अब भी वैसी की वैसी है। कारों से जो पॉल्यूशन होता है उसके लिए मैं और आप क्या नहीं भुगतते हैं। आप हर 3 महीने में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कराते हैं, लेकिन क्या पॉल्यूशन कम हुआ? कारें हर साल 2 लाख बढ़ती हैं दिल्ली में। तो वो जो बड़ी चीजें हैं उनके बारे में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम छोटी ही चीजों को सोच लें और इस समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वो स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा हो। मैं ऐसा समझती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार रखा। मैं क्योंकि मैं इसलिए इस विषय पर आपसे विमर्श करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो कहते हैं कि ये स्त्री विमर्श क्या होता है, स्त्री विमर्श अलग से नहीं होना चाहिए, लेखन लेखन होता है, हमें किसी विशेष धारा में, विशेष वर्ग में हमें नहीं बंधना चाहिए, उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए ये मैंने आपसे जिज्ञासा अपनी व्यक्त की। नहीं, ये उनका विचार हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि औरतों की कोई दिक्कतें नहीं है, इसी देश में रही हैं, इतनी सारी दिक्कतें रही हैं। लेकिन औरतों की दिक्कतों को जब हम एड्रेस कर रहे हैं तो हमें उनकी परेशानियों को दूर करते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे वर्ग का खात्मा हो जाए, सारे पुरुषों का नाश हो, है ना, पुरुषों की बैशिंग नहीं, उनकी भी परेशानियां कम हो। मैं तो एक स्त्री विमर्शकार के नाते ये कहना चाहती हूँ कि क्या मैं चाहूंगी कि मेरे घर के पुरुषों की दिक्कतें हमेशा बढ़ती जाएं और मेरी दिक्कतें सुलझ जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? एक परिवार, एक समाज में जब हम रहते हैं, और जब मैं खुद को आधी आबादी कह रही हूँ तो आधी आबादी उन लोगों की भी है। अगर आज मैं आधी आबादी अपने को कहती हूँ और कहती हूँ कि आधी आबादी की नहीं सुनोगे तो समाज का विकास नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार से उनकी भी आधी आबादी है, उनकी भी समस्याओं को एड्रेस करना पड़ेगा, चाहे हम इससे जितना मुंह छिपा लें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमने अक्सर ये देखा है क्षमा जी कि जो आप जैसे साहित्यकार हैं वो अक्सर जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो जी। पता चलता है कि वो कहते हैं हमने कविताएं भी लिखी हैं, यानी हमने अपना लेखन कविता से शुरू किया है। हम्म। वियोगी होगा पहला कवि आज से तो आप आपने आपने क्या कुछ पहले मतलब कुछ प्रयास तो किया होगा कविताएं लिखने का? सिर्फ एक कविता, हम पुस्तक पर अंक निकाल रहे थे और मैं एनसीईआरटी गई थी उन दिनों, कृष्ण कुमार जी उसके डायरेक्टर थे, तो उनसे इंटरव्यू करने के लिए गई थी और मैं लौट रही थी तो शाम हो गई थी। और वो मुझे शाम का, आप जो कहते हैं ना कि आप बच्चों को कैसे समझती हैं या बच्चों के लिए लिखने के लिए कहाँ से वो मिलता है, तो मैंने देखा कि वहाँ शाम जैसे उतर रही थी और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं एनसीईआरटी के परिसर में, आपने देखे ही होंगे, तो उनकी मतलब एक धुंधल का सा छा गया था और बेशुमार पक्षी उड़ रहे थे। तो मैं सोचने लगी कि किताबें जो होती हैं उनको इनसे कैसे जोड़ सकते हैं, क्या इनसे जोड़ा जा सकता है? तो लौट के फिर मैंने एक कविता लिखी, किताबों की दुनिया हमारी ये दुनिया, तुम्हारी ये दुनिया, और उसमें फिर मैंने सारी बातें की। सिर्फ एक कुछ कविता लिखी थी, वो उसी अंक में कोई छपी अगर भी थी। याद है थोड़ा बहुत सुनाइए ना, ना, अच्छा लग। याद नहीं है मुझे। वो उसमें ये था कि चलो आओ इसको हम रंगीन बनाए, मिल जाए कोई जो हमको, जो रोता आंसू भी पहुंचे और उसको हंसाए, कुछ ऐसा था उसमें, मुझे याद नहीं है। वो एक ही कविता मैंने लिखी। कविता लिखना मेरी नजर में बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन है। आप कवि हैं और भी जो इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे उनमें बहुत से कवि लोग भी होंगे। कहानी के मुकाबले कविता लिखना बहुत मुझे कठिन लगता है, क्योंकि कहानी में स्पेस ज़्यादा है, आपको अपनी बात कहने की आज़ादी है, आपको अपने को व्यक्त करने की आज़ादी। कहते हैं ना कि वो अ, छोटे में जो कुछ करना होता है वो बहुत, जो 30 सेकंड या 60 सेकंड के जो एड लिखने होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, उनपे बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। तो लगभग मुझे वही लगता है कि कविता लिखना, मुझे, ये मेरी फीलिंग है, हो सकता है कोई मुझसे असहमत हो, तो कविता लिखना मुझे बहुत कठिन लगता है। कविता नहीं लिखी मैंने कभी।
मैं अब फिर से बताना चाहूंगा आपको, कमलेश भारतीय जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको जी, नमस्कार कर रहे हैं। मेरा और भी नमस्ते कहिए उनसे। जी, चेन्नई से श्री बीएल आच्छा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कह रहे जी, थोड़ा सा देर से जुड़ गया तो, लेकिन जुड़ गए हो हमारे साथ। और जी। रंगकर्मी आलोक शुक्ल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, जी, 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 प्रेमलता मैं उन्हें पांडे जी जानती हूँ। लगातार जुड़ी हुई हैं। जी, अनिता जी भी, वंदना पराशर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी, आपका जी, ये कार्यक्रम देख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी। इस तरह से आपका ये साहित्य की यात्रा चलती रही है। और मैं जी। अब ये जानना चाहूंगा, ये 2 साल जो कोरोना का संकट रहा, क्षमा हुँ, जी, तो हुँ। इस दौरान तो काफी उपलब्धियां रही, क्योंकि अक्सर जिनसे मैं बात कर रहा हूँ कह रहा है अरे वाह, ये 2 साल तो हमारे लिए इतने इतने बहुत अच्छे रहे कि इतना लेखन कार्य हुआ, इतनी। अब किसी से पूछ रहा हूं, वो कह रहे मेरी 5 पुस्तकें आ गई, कोई कह रहे मेरी 4 पुस्तकें आ गई। तो आपकी क्या उपलब्धि रही इस समय में? हुँ। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, जितना मैं मतलब अखबारों के लिए रोज ही लिखती हूँ कुछ ना कुछ, तो वो लिखती रही। मेरी मित्र हैं जयंती रंगनाथन, उन्होंने एक, और नीलिमा शर्मा, उन्होंने एक कोरोना काल की कहानी, कोरोना काल जो पहला मतलब 21 दिन का था, उस पे एक कहानी संकलन करवाया। तो उन्होंने कहा आप एक कहानी लिख दीजिए, तो मैंने एक पीले फूलों वाले दिन कहानी लिखी। और बाकी कुछ कहानियां लिखी। ऐसी कोई खास उपलब्धि नहीं कहूँगी कि जो पहले नहीं कर रही थी इसमें की। हाँ, इसने एक तरीके से कहना चाहिए कि इस बात का एहसास बहुत कराया कि हमारे लिए जो मेरे अपने नज़दीक के लोग हैं, मेरा परिवार है, मेरे मित्र लोग हैं, मेरे अड़ोसी-पड़ोसी हैं, वो कितने ज़रूरी हैं। किसी को कुछ हुआ तो नहीं, इस बात के लिए मुझे मतलब डर सा लगता था, और मैं रात में फ़ोन बंद कर देती थी। कि भाई रात में मुझे कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए, अगर कोई, क्योंकि बहुत सारे मित्र और परिजन और हमारे लेखक बिरादरी के लोग इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो एक डर, और कई बार डर, आमतौर पे कहते हैं कि डर जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करता है, लेकिन पॉजिटिविटी भी क्रिएट करता है कि आप अपने अपनों के लिए ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। आप अपने दुनिया के लिए ज़्यादा वो होते हैं कि नहीं, नहीं, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं, सब ठीक रहेगा। आप लोगों को ज़्यादा सदाशयता से पेश आते हैं कि नहीं सब ठीक होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अगर तबीयत खराब है ठीक हो जाएगी, ज़रूरी तो नहीं है कि तुमको कोरोना ही हुआ होगा। और कोरोना अगर हो भी गया है तो बहुत से लोग ठीक हुए हैं, तुम भी ठीक हो जाओगे या हो जाओगी। तो उस तरह की दिलासा, जहाँ आपका मैन टू मैन कॉन्टैक्ट नहीं है, वहाँ बातचीत में दिलासा देना या दिलासा पाना, दोनों बोथ वे, तो वो मुझे लगा कि उसकी हम बेसिक्स की तरफ एक तरीके से लौटने लगे। हमें परिवार की ज़रूरत महसूस होने लगी, और हमें अपनों की ज़रूरत। और ऐसा हमारे मतलब भारत में ही नहीं हुआ, दुनिया भर में लोग दोबारा से वहाँ परिवार की बहस चलने लगी कि परिवार को वापस लाओ, हम कितने अकेले हैं। एक पैंडेमिक ने कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लोगों के दिमाग में डाली। ये बहुत बढ़िया बात है। इस बीच में लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी हाँ, आपका उन्हें मेरा प्रणाम अभिनंदन। पहुँचे, जी मेरा जी प्रणाम भी पहुँचे। जी उन्होंने जी। मेरी एक कहानी छापी अपने यहाँ कोरोना काल में, 15 साल की माँ। अच्छा अच्छा अच्छा, किसे उसमें छपी होगी वो, हाँ, साहित्य अमृत। साहित्य अमृत में आ गई होगी। जी, जी जी, जी जी जी, जी, जी जी जी। जी। और रश्मि बजाज जी भी जुड़ गई हमारे साथ। अच्छा जी, और उनको भी संतोष नमस्ते। रैना जी भी, पिलकेंद्र जी, अरोड़ा जी भी नमन करते हैं आपको। मुझे वो मेरा भी भी प्रणाम। जी जी। जी, तो अच्छा, अब मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ, क्षमा जी। जी। ये मुझे ये बताइए, एक लेखिका होने के नाते, एक बुद्धिजीवी होने के नाते, आपको क्या लग रहा है, सोशल मीडिया की कितनी चुनौती है एक लेखक के समक्ष? क्योंकि जितना जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से एक, जिसको मैं तो पाठक वर्ग ही कहूँगा, हुँ, सामग्री हुँ। पहुँच जाती है उसके पास। और लेखक की जब तक पुस्तक छपे, प्रकाशित हो, उसके बाद उसका वितरण हो, फिर उसके हाथों में आ जाए, आपको लग नहीं रहा है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है?
सोशल मीडिया से उसको बहुत कुछ प्राप्त होता है, तो एक चुनौती के रूप में इसको कैसे मानती है, या मानती भी है नहीं? अ, पता नहीं, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो पुरानी पीढ़ी है वो हमेशा नई पीढ़ी को या नई चीज़ों को कुछ संशय की नज़र से देखती है, शक की नज़र से देखती है। तो मैं, मेरी ज़िंदगी में चूँकि और चीज़ें भी रही हैं। मैंने तख्ती से पढ़ना शुरू किया था, खड़िया से लिखना शुरू किया था। फिर छठी क्लास में जाके मैं कॉपी और वो स्याही वाले पेन से लिख पाई। और फिर आगे जाके जब मैं बहुत बड़ी हो गई और मैंने 2000 में कंप्यूटर सीखा, तो वो मेरी ज़िंदगी में बहुत से पड़ाव हैं, है ना? तख्ती भी थी, स्याही वाला पेन भी था, बॉल पॉइंट नहीं था उन दिनों। फिर मैंने माउस पकड़ा और फिर अब माउस की भी ज़रूरत नहीं रही। तो मोबाइल आ गया जिसमें दुनिया मेरे सामने है। लेकिन आज की जो जनरेशन है, उसके पास विकल्प भी तो नहीं है। उसके पास विकल्प क्या है? वो ऑफिस भी कंप्यूटर और मोबाइल से जुड़ा हुआ है। वो संदेशों के लिए मेरी आपकी तरह चिट्ठी या टेलीग्राम से नहीं जुड़ा हुआ, है ना? वो मैसेज, मेल और तमाम जो व्हाट्सएप, इनसे जुड़ा हुआ है। तो आज के जनरेशन के पास चॉइसेस भी मेरे आपके मुकाबले शायद कम है। और वो उस तरह की चॉइसेस ज़्यादा है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, जो ट्रैफिक पुलिस का नारा है, तो स्पीड लाइफ के हर क्षेत्र में आपको दिखाई दे रही है। मैंने और आपने जिंदगी भर एक ही नौकरी की। आज के बच्चे अगर 3 साल में नौकरी न बदले तो कंपनी ही सोचती है जहाँ वो नौकरी करते हैं कि ये किसी लायक नहीं है, इसको कहीं और काम नहीं हम्म। मिला होगा। तो अगर हम बच्चों की नजर से देखें तो सोशल मीडिया एक तरीके से उनके कनेक्शन का भी साधन है, कनेक्ट करता है उन्हें अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने उससे। हाँ, सोशल मीडिया की जो मुश्किलें हैं, या उसमें बहुत ज़्यादा देर रहने से आपकी आँखों पे क्या असर पड़ता है, या आपके दिमाग पे क्या असर पड़ता है, या आपके कंधों में क्या दर्द होता है, या आपको गठिया बहुत छोटी उम्र पे हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन उसी तरह आप लेखक के नज़रिए से भी देखती हूँ मैं, कि अगर लेखक जो है, आप ये देखिए ना कि प्रकाशक हैं कितने, या पत्र पत्रिकाएँ हैं कितनी, कितने बच्चों को छपने का और अपने को व्यक्त करने का साधन मुहैया होता है। हम लोग महानगर में रहते हैं तो हमारे पास मीडिया भी है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि इस फ़ील्ड में भी थे तो चीज़ों तक पहुँचने के आसान से रास्ते भी थे। छोटे शहरों में रहते हैं लोग, बहुत अच्छी रचनाएँ लिखते हैं, लेकिन वो कहीं पहुँच नहीं पाते थे। आज वो अगर फ़ेसबुक के माध्यम से या अन्य साधनों के माध्यम से लोगों तक पहुँच रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई मुझे तो नहीं लगती। अच्छी बात है। अपने को व्यक्त करना ही तो लोकतंत्र का एक नियम है। हाँ, ये है कि सोशल मीडिया पर जो ये है, जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की क्या कह रहे हैं, कट थ्रोट, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। कि हम एक दूसरे के, हम, मैं क्यों किसी की गर्दन उड़ाना चाहती हूँ? अगर मुझे अपने को सिद्ध करना है तो मैं अच्छा लिखूं, न कि दूसरे की गर्दन उड़ा के ही अपने को अच्छा साबित करूं। तो ये मुझे थोड़ा नापसंद है, और मैं देखती हूँ कि ये लोगों में बढ़ता ही जाता है। ये मुझे, मैं क्यों किसी की गर्दन उतारना चाहती हूँ? कोई दूसरा लेखक मेरा शत्रु तो नहीं है, या लेखिका मेरी शत्रु तो नहीं, पर आम तौर पे दूसरे की निंदा और अपनी स्तुति, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं लगती। बाकी तो अगर कोई अपने को लिख कर, कहानी लिख कर, कविता लिख कर, अपनी चीज़ों को वहाँ शेयर करके, अच्छी बात है। लोगों के सामने आ रही हैं चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका व्यवसाय रहा है, जो आपकी रुचियां रही हैं, जो आपका लेखन रहा है, वो तो अलग है। लेकिन बाल लेखन के अतिरिक्त या पत्रकारिता के अतिरिक्त और किस कला में आपकी रुचि रही है? जैसे संगीत है, जैसे और कुछ अन्य विधाएं हैं, तो जी। एक तो आजकल उसे कला नहीं माना जाता है। मेरी माँ की जनरेशन में माना जाता था, मेरी जनरेशन में भी कुछ हद तक। मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है, क्या और बात है, मैंने क्या आज बात तक कुक नहीं रखा, कभी नहीं। क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए जो खाना पकाती हूँ, वो मेरे लिए इमोशनल बॉन्डिंग का एक साधन है। बहुत कि बढ़िया बात मैं कही आप। ये मेरे पहली पति बार को मैं आपसे सुन रहा हूँ। क्षमा जी। मेरे पति को कितना नमक चाहिए खाने में, कितनी चीनी चाहिए, कितना मिर्ची चाहिए, उन्हें क्या पसंद है ये मैं जानती हूँ। मेरे बहुत बच्चों बढ़िया। को क्या चाहिए, यहाँ तक कि मेरी बहू और मेरे पोते को क्या चाहिए,
मुझे ये सब पता है। और उसके साइमल्टेनियसली उन्हें भी ये पता है कि मुझे क्या पसंद है। मेरे पति को पता है कि मैं क्या चीज़ खाने में पसंद करती हूँ, तो कई बार वो कहते हैं कि तुम बैठो, मैं आज तुम्हारे लिए बनाता हूँ। तो वो तो उस तरह की चीज़ें, मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है। मुझे तरह-तरह के अचार डालना बहुत पसंद है। अरे वाह, मैं क्या बात बहुत है। हाँ, मैं बहुत अच्छे अचार बना सकती हूँ। मैं मतलब अच्छे तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये अपनी तारीफ़ खुद करना होगा। अन्य लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ अचार। और मैं मुझे मतलब, और दूसरा जो मुझे पसंद है, कहीं चुपचाप बैठकर नेचर को ऑब्ज़र्व करना, क्या बात है, क्या बस। बात है। और मुझे ना फ़िल्में देखने का शौक है, ना मुझे टीवी देखने का शौक है, ना मुझे बहुत घूमने-फिरने का शौक है, ना मुझे कपड़ों का कोई शौक है, ना ज़ेवरों का है। मेरी ज़िंदगी में ये शौक रहे ही नहीं है। हाँ, नेचर चाहे जितनी दिखवा लीजिए, मैं बहुत खुशी-खुशी सवेरे से शाम तक किसी जंगल में बैठी रह सकती हूँ। तो ये शौक है तो मेरे। जो जो प्रकृति की बात कही आपने, नेचर की, तो इस तरह से यात्राएं कई की होंगी आपने नहीं, अपने जीवन उसके में। लिए मैं यात्राएँ ज़रूरी नहीं समझती। मेरे घर के तो पार्क में ही मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने घर के पार्क के बारे में ही लिखी हैं। तो उसके लिए मुझे ये कोई बहुत सारी जगह मैं जाती हूँ। मैं अपने बेटे के पास हर साल यूरोप जाती हूँ। तो वो बहुत ही, वो उन दोनों को, मेरी बहू और मेरे बेटे को लगता है कि ये हमारी जो माँ है ना, इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा घुमाना है। तो वो हमें इतना घुमाते हैं कि हम थक जाते हैं। लेकिन उसकी मुझे कोई इतनी आवश्यकता नहीं है घूमने की। हाँ, मुझे कोई भी एक पेड़ दिखा दीजिए और उसको मैं तरह-तरह से देखूँगी। क्या तब बात। शायद मेरे मेरे बहुत सारे मतलब चश्मे लग जाते हैं, और मैं तरह-तरह से देखती हूँ, उस पेड़ को, उस फूल को, चिड़िया को, किसी भी चीज़ को। तो नेचर को ऑब्ज़र्व करें, या नदी को बहना ही देखना मुझे। नदी, मैं हरिद्वार गई थी, तो मैं रात के वक़्त, वो आश्रम था, उसके किनारे से गंगा बहती थी, तो मैं बैठी रहती थी, और मुझे वो आवाज़ नदी की, क्या मृणाल जी बात। ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि नदियाँ जो हैं, उनकी सिसकियाँ रात में सुनाई देती हैं जब वो पहाड़ से उतरती हैं और मैदान अरे में वाह, क्या जाती हैं, बात है, क्या बात है, क्योंकि वो बहुत खूब। मायके का, अपने मायके कभी नहीं लौट पाती। हाय है, ये क्या बात है, और बहुत बहुत बढ़िया, ये बहुत। जो कल्पना है ना, ये मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि रात में क्या जब नदी की आवाज़ सुनूँ, उसकी कल-कल, कल-कल, तो वो क्या लगता है कि सचमुच कोई सिसकी तो नहीं ले रहा है। तो क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा वर्णन। जब पहाड़ से नदी उतरती है तो वो मायके तो कैसे लौट सिसकती, पाएगी। हाँ, क्या नहीं, बात है, कभी नहीं क्या बात। लौटती है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा। अब हुँ, कार्यक्रम का समय लगभग अब समापन की ओर आ रहा है, लेकिन अंत में मैं आपसे, अगर आप अनुमति दें, एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, ज़रूर। पारिवारिक भी है, व्यक्तिगत भी है। हाँ, अब हाँ। जब डॉक्टर साहब के साथ आप बैठते हैं और आप भी एक बुद्धिजीवी वर्ग में वो भी हैं, तो आपस में क्या कभी कभी थोड़ा बहुत वैचारिक कुछ कुछ आपस में होता है, कुछ हाँ आपस यार। में खटपट। मैं और वो बहुत बहस करते हैं। हाँ हाँ, और ये मैं जानना यहाँ चाह रहा एक हूँ। पर्सनल बात मैं आपसे शेयर करूँ कि जब से मेरा जी जी। विवाह हुआ है, तब से और अब तक चाय वही बनाते हैं सवेरे की। मैंने आज तक चाय नहीं बनाई, क्योंकि अरे वो वाह। कहते हैं कि नहीं, तुम बैठो, और मैं मेरे पास एक बहुत छोटा कप है। मैं उसमें चाय पीती हूँ 3 बार, क्योंकि वो समय काटने का साधन है कि 1 घंटा मैं और वो तमाम चीज़ों पर बातें करते हैं, बहुत बहसें करते हैं। लेकिन जिसको आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका अर्थ समझ रही हूँ। जो नई खाने के दौर की ईगो की टकराहटें हैं, वो मेरे और उनके बीच अब में डायरेक्टली कतई तो नहीं। मैंने पूछा नहीं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा। वो मेरे और उनके बीच में कतई नहीं है, और मैं बहुत अपने मुँह से क्या कहूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा विवाह उनके साथ हुआ है। क्या बात है, वो क्या बात। मेरा मेरा और उनका एक इतना अच्छी ट्यूनिंग है कि मैं कुछ नहीं कहती हूँ, तब भी वो समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और मैं वो कुछ नहीं कहते, मैं समझ जाती हूँ कि वो क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, या क्या उनकी ज़रूरतें हैं। और इसमें ये है, इसकी एक ख़ास बात, आमतौर पे लड़कियाँ उन हस्बैंड से नफ़रत करती हैं, जो दहेज माँगने वाले माता-पिता का विरोध नहीं करते हैं। है ना? क्या बात। हाँ, है ना?
कि भाई उनके माता पिता को इतने कष्ट सह के अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपना कुछ कर्जे लेके दहेज देना पड़ रहा है, और उस आदमी की सेवा उन्हें, उसके परिवार की सेवा उन्हें हमेशा करनी है। मेरे पति ने मेरे घर से एक मिठाई का डिब्बा भी कभी नहीं लिया, दहेज या कोई। और हमारी शादी भी कोर्ट में हुई थी 15 रुपए में, और सिर्फ इसका कारण ही ये था कि ये उन्हें कोई 15 रुपए आपके साथ हमेशा रहे क्षमा जी कॉन्ट्रैक्ट में? तब कोर्ट के विवाह की फीस 15 रुपए थी, तो उनका वो भी उन्होंने दिए थे। और वो 15 रुपए, और क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि शादी में ये दिखावा, बैंड बाजा, दहेज, फलाना ढिमकाना है। कोई रिसेप्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था। और हाँ, मेरे माता पिता सब शामिल थे उसमें, ये नहीं हुआ था कि घर से भाग गए थे। तो सब, हाँ, उनको ये नहीं पसंद था कि ये सब हो सुधीर जी को, तो इसलिए हमारा विवाह कोर्ट में हुआ था। क्या बात है, क्या बात है। तो जया रावत जी जुड़ गई हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा हाँ, लग रहा है जया अपनी को मैं, पुरानी सखी को देखकर सुनकर। मेरी जी जी बहुत प्यारी दोस्त है, बहुत पुरानी मित्र है, बहुत। और उसने बहुत अच्छी लेख लिखे, रमेश जी पर जो किताब आई है उसमें बहुत अच्छे लेख लिखे हैं। जी 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 नमस्ते जया, खुश रहो। जी, क्या बात है। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं जो लगातार आपको सुन रहे हैं। और अंत में अब मैं बस 1 मिनट आपसे ये चाहूंगा कि जो नई पीढ़ी है साहित्य के प्रति, अब सोशल मीडिया के साथ तो वो बहुत ही तन्मयता के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। हाथ में मोबाइल है, सामने लैपटॉप है या पैड है, आईपैड है, ये सब कुछ उसी में लगे हुए हैं। लेकिन जो रीडिंग का की जो उसमें इंटरेस्ट पैदा करना, जो किताबें पढ़ने का है, तो उसके लिए उनके लिए मैं संदेश तो नहीं कहूंगा, क्या सलाह देना चाहती हैं आप? नहीं, आज के बच्चों को मेरी सलाह की कतई जरूरत नहीं है ना। वो खुद इतने होशियार हैं। आज 7वीं 8वीं पर ही वो अपने करियर चॉइसेस को कर लेते हैं। तो मेरी सलाह की तो नहीं, उनको जो पढ़ना होगा, जो बच्चों को पसंद आएगा, जो उनकी जरूरत होगी, वो उसे जरूर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है किताबें इतनी, अगर वो हार्ड कॉपी नहीं पढ़ते, किंडल पे जाके पढ़ लेंगे या ऑनलाइन पढ़ेंगे। कोई और ऐसा नहीं कि पब्लिशर्स का मुनाफा ये नहीं बताता है कि किताबें नहीं बिकती हैं। पब्लिशर्स बहुत का अच्छी बात है। मुनाफा, हाँ, जी किताबें जी बिकती हैं। हाँ, वो ये है कि महानगर में हमें बच्चे पढ़ते ना नजर आए, छोटे शहरों में मैं देखती हूँ, कई बार बुक फेयर्स में जाती हूँ, बहुत भीड़ होती है, बहुत बच्चे खरीदते हैं किताबें, बड़े खरीदते हैं। तो वो एक 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 भ्रम की स्थिति भी है कुछ, मुझे लगता है। चलिए क्षमा जी, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपस में, बहुत बढ़िया रहा। बहुत इतने वर्षों बाद जब आप आकाशवाणी आती थी तो वो दिन याद आ रहे हैं, किस तरह से जी, विचार विमर्श होता था, कैसे आप हमारे लिए लिखती थी। और इस बीच में बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। चूंकि आप जी, फेसबुक पर है, बाद में उनके कमेंट्स आप देखिए, अगर आपको समय मिलेगा, थोड़ी सी रुचि होगी तो देख लीजिएगा उनको, अगर आप उत्तर देना चाहेंगे। हमारे मित्रों के लिए 2 शब्द तो कहिए यहाँ पर। मैं उन सबकी आभारी हूँ जो उन्होंने इतनी देर मुझे झेल लिया। 1 घंटा 8 मिनट तो हो गए, सही बात है जी। तो मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतना समय निकाल लिया। आज के दौर में समय निकालना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो आपका और उनका बहुत आभार। मैं आपसे अब अनुमति चाहता जी, हूँ। नमस्कार जी, क्षमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर वार्तालाप कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थी प्रतिष्ठित साहित्यकार और पत्रकार डॉक्टर क्षमा शर्मा। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।